हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम लोग देख रहे हैं मिडिवल हिस्ट्री, मध्यकालीन भारत। मध्यकालीन भारत के अंदर हम लोग देखेंगे दिल्ली सल्तनत, और दिल्ली सल्तनत के अंदर हम देखेंगे गुलाम वंश। तो गाइस चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो देखिए गाइस, दिल्ली सल्तनत चालू होने से पहले महमूद गजनवी और मोहम्मद गौरी, इन दोनों का हिस्ट्री है। ठीक है, तो पहले इन दोनों को हम जान लेते हैं, फिर हम दिल्ली सल्तनत चालू करेंगे। तो देखिए महमूद गजनवी कौन था। तो ये महमूद गजनवी पहले आया हमारे भारत में। तो उसने क्या किया कि उसने हमारे भारत पर अटैक करना चालू किया। तो देखिए महमूद गजनवी के दो पुत्र थे, मसूद और मोहम्मद। तो देखिए महमूद गजनवी की सेना में संवेद राय एवं तिलक सेना के उच्च पदों पर थे। सोमनाथ आक्रमण के समय महमूद गजनवी ने लगभग 50,000 हिंदुओं का कत्ल किया था। महमूद गजनवी ने अपने को इस्लाम का यश बढ़ाने वाला बुत शिकन अर्थात मूर्ति भंजक के तौर पर पेश किया था। देखिए इसके बाद आता है मोहम्मद गोरी। तो इसने क्या किया कि भारत में तुर्क राज्य की स्थापना मोहम्मद गोरी ने की। तो भारत में तुर्क राज्य की स्थापना किसने की? तो मोहम्मद गोरी ने की। मोहम्मद गोरी का पूरा नाम शिहाबुद्दीन उर्फ मुइजुद्दीन मोहम्मद गोरी था। गाइस ये सवाल पूछा जा सकता है एग्जाम में। शिहाबुद्दीन उर्फ मुइजुद्दीन मोहम्मद गोरी। भारत में मोहम्मद गोरी की प्रथम पराजय गुजरात के चालुक्य शासक मूलराज द्वितीय से हुई। तो गाइज ये भी सवाल काफी इंपॉर्टेंट है कि उनका प्रथम पराजय, मतलब भारत में मोहम्मद गोरी आया लेकिन वहां पे उसकी पराजय हुई, पहले ही पराजय हो गई। तो किसके साथ हुआ? तो गुजरात के चालुक्य शासक मूलराज द्वितीय के साथ हुआ। तो मूलराज द्वितीय ने मोहम्मद गोरी को आबू पर्वत के समीप 1178 ईस्वी में पराजित किया था। अब देखिए भारत पर मोहम्मद गोरी के आक्रमण क्या क्या थे। तो देखिए उसने क्या क्या आक्रमण किए हैं। तो सबसे पहले तो 1175 ईस्वी में मोहम्मद गोरी ने सबसे पहले मुल्तान पर आक्रमण किया। और फिर 1178 ईस्वी में मोहम्मद गोरी ने गुजरात पर आक्रमण किया, परंतु भीम द्वितीय ने अपनी योग्य और साहसी विधवा मां नायिका देवी के नेतृत्व में आबू पहाड़ के निकट मोहम्मद गोरी का मुकाबला किया और उसको परास्त कर दिया। यह भारत में मोहम्मद गोरी की पहली बड़ी पराजय थी। 1179 ईस्वी में मोहम्मद गोरी ने पेशावर को जीत लिया। तो देखिए 1185 ईस्वी में मोहम्मद गोरी ने सियालकोट को जीता और वापस चला गया। तो वापस चला गया लेकिन फिर से आया, और 1186 ईस्वी में मोहम्मद गोरी ने पुनः लाहौर पर आक्रमण किया। और 1191 में भटिंडा के निकट तराइन का प्रथम युद्ध हुआ। गाइस ये काफी इंपॉर्टेंट होता है, तराइन का प्रथम युद्ध कब हुआ? तो 1191 में। इस युद्ध में मोहम्मद गोरी की पराजय हो गई। और 1192 में क्या हुआ कि तराइन का द्वितीय युद्ध हुआ, और जिसमें मोहम्मद गोरी की सजगता और श्रेष्ठ युद्ध प्रणाली के कारण मुसलमानों की जीत हुई। तो गैस इस युद्ध में जो है गोविंद राय की मृत्यु हो गई। अब देखिए 1193 में दिल्ली जो है ये गोरी के राज्य का राजधानी बन गया। और 1194 में चंदावर का युद्ध हुआ। तो इस युद्ध में क्या हुआ कि जयचंद एवं मोहम्मद गोरी इनके बीच में युद्ध हुआ, और जयचंद की हार हो गई। और परिणाम स्वरूप अजमेर पर मुसलमानों का प्रत्यक्ष आधिपत्य स्थापित हो गया। अब देखिए 1195 और 96 में क्या हुआ कि मोहम्मद गोरी पुनः भारत आया। इस बार उसने बयाना को जीता और ग्वालियर पर आक्रमण किया। और 1196 में अजमेर के संस्कृत विश्वविद्यालय के स्थान पर 2.5 दिन का झोपड़ा नामक एक अन्य विख्यात मस्जिद को बनवाया। और उसको मतलब बनवाया नहीं, मतलब आरंभ किया, और जो कि 1200 ईस्वी में पूर्ण हुआ। तो देखिए इस 1205 ईस्वी में मोहम्मद गोरी पुनः भारत आया। झेलम और चेनाब नदी के बीच उसका खोखरों से मुकाबला हुआ। तो देखिए गाइस मोहम्मद गोरी बार बार जाता था फिर आता था। अब देखिए 15 मार्च 1206 ईस्वी में गजनी वापस जाते समय मार्ग में सिंध नदी के तट पर दमयक नामक स्थान पर शाम की नमाज पढ़ते समय मोहम्मद गोरी पर खोखर जाति के युवक के नेतृत्व में कुछ व्यक्तियों ने अचानक आक्रमण करके उसका कत्ल कर दिया तथा उसके शव को गजनी में दफनाया गया। तो देखा कैसे खोखरों से मुकाबला हुआ 1205 में, और 1206 में खोखरों ने क्या किया? तो उनका उनका कत्ल कर दिया। ठीक है, तो मोहम्मद गोरी ने अपने विजित प्रदेशों की जिम्मेदारी कुतुबुद्दीन ऐबक को सौंप दी। तो उसके बाद देखिए उसने पहले ही कहा था कि मैं अपने प्रदेशों की जिम्मेदारी जो है कुतुबुद्दीन ऐबक को दूंगा, तो उसने सौंप दिया। तो देखिए अब दिल्ली सल्तनत कैसे चालू हुआ। तो पहले गुलाम वंश आया, फिर खिलजी वंश, फिर तुगलक वंश, फिर सैयद वंश, और फिर लोधी वंश। तो गुलाम वंश जो है 1206 से 1290, खिलजी वंश 1290 से 1320,
तुगलक वंश 1320 से 1414, सैयद वंश 1414 से लेके 1451, लोधी वंश 1451 से 1426। देखा, इस तरह से चार्ट ध्यान में रहेगा ना, तो हमें कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। अगला देखिए, यहाँ पर हम देखने वाले कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में हम पढ़ने वाले हैं इस वीडियो में। तो गुलाम वंश जो है, हम पहले क्या देखे हैं यहाँ पर, हमने देखा था पिछले स्लाइड में कि गुलाम वंश पहले आया, ठीक है। तो गुलाम वंश के बाद खिलजी वंश, फिर तुगलक वंश, फिर सैयद वंश, फिर लोधी वंश। लेकिन अब देखिए, अभी हम गुलाम वंश के बारे में पढ़ रहे हैं, तो गुलाम वंश में भी कौन कौन आया। तो कुतुबुद्दीन ऐबक आया पहले, फिर आराम शाह आया, फिर इल्तुतमिश, फिर रुकनुद्दीन फिरोज, रजिया बेगम, मुइजुद्दीन बहराम शाह, अलाउद्दीन मसूद शाह, नसीरुद्दीन महमूद बलबन, कैकुबाद एवं शमसुद्दीन क्यूमर्स। तो इस तरह से आया, ठीक है। तो हम पहले देख रहे हैं यहाँ पर कुतुबुद्दीन ऐबक, ठीक है। तो देखिएगा, इस गुलाम वंश हम चालू करें तो गुलाम वंश 1206 से 1290 ईस्वी है। तो इसकी स्थापना किसने की है, तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने की है। जैसे कि हमने पीछे देखा कि मोहम्मद गोरी की मृत्यु हुई और उसने अपना सारा कुछ किसे दे दिया, तो सरदार कुतुबुद्दीन ऐबक को दे दिया, जो कि उसका गुलाम था। तो इसने क्या किया, अपने वंश का नाम क्या रख दिया, गुलाम वंश। तो 1206 से उसने स्टार्ट किया। तो तुगरिल को मोहम्मद गोरी ने बयाना का गवर्नर बनाया। तो बयाना का गवर्नर कौन था, तुगरिल था। और कुतुबुद्दीन ऐबक कहाँ का गवर्नर था, तो दिल्ली का था। कुतुबुद्दीन ऐबक को गौर के सुल्तान गयासुद्दीन महमूद ने दास्ता से मुक्त कर दिया। तो दास मतलब गुलाम, तो गुलाम था ना, तो इससे किसने मुक्त कर दिया, तो गौर के सुल्तान गयासुद्दीन महमूद ने। और देखिए, कुतुबुद्दीन ऐबक की शादी जो है याल्दोज की बेटी से हुई थी। तो देखिए गाइस, कुतुबुद्दीन ऐबक जो है 1206 में तो उसने अपना वंश चालू किया था, लेकिन ये बहुत जल्दी ही मर गया, ज्यादा दिन अपना वंश नहीं चला पाया। और 1210 में इसकी मृत्यु हो गई। तो इसकी मृत्यु हुई कैसे, तो लाहौर में वो क्या खेल रहा था, चौगान खेल रहा था, जिसको पोलो कहते हैं। तो खेलते खेलते मर गया। और उसके बाद देखिए, लाख बख्श, इसको क्या कहा जाता था, लाख बख्श कहा जाता है, क्योंकि वो लाखों में दान करता रहता था। अब देखिए, दिल्ली में कुवत्तुल इस्लाम मस्जिद जो, और अजमेर में 2.5 दिन का झोपड़ा जो है कुतुबुद्दीन ऐबक ने ही बनवाया। कुतुबुद्दीन ऐबक का राज्याभिषेक जो है 1206 में लाहौर में हुआ था। अब देखिए, कुतुबुद्दीन ऐबक 1206 से 1210 ईस्वी तक लाहौर से ही शासन किया। कुतुबुद्दीन ऐबक जो था, वो साम्राज्य विस्तार से अधिक ध्यान राज्य के सुदृढ़ीकरण पर देता था। मतलब काफी अच्छा व्यक्ति था, अपने राज्य का सुदृढ़ीकरण करता था। और कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपनी बहन की शादी नसीरुद्दीन कुबाचा से की थी। और कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपनी दूसरी पुत्री की शादी इल्तुतमिश से की थी। और कुतुबुद्दीन ऐबक को सुल्तान के रूप में 1208 ईस्वी में मान्यता मिली। कुतुबुद्दीन ऐबक ने गोरी की भारतीय सल्तनत में मलिक एवं सिपहसालार की हैसियत से पद पर कार्य किया था। कुतुबुद्दीन ऐबक को हातिम द्वितीय की संज्ञा दानशीलता एवं उदारता के कारण दी गई। हसन निजामी एवं फख-ई-मुदब्बिर को कुतुबुद्दीन ऐबक का संरक्षण प्राप्त था। अब देखिए, कुतुब मीनार जो है, कुतुबुद्दीन ऐबक ने शेख ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी की स्मृति में बनवाई थी। तो किसकी स्मृति में बनवाई थी, तो शेख ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी की स्मृति में बनवाई थी कुतुब मीनार। कुतुबुद्दीन ऐबक का अर्थ क्या होता है, तो चंद्रमुखी होता है। कुतुबुद्दीन ऐबक का सहायक सेनापति बख्तियार खिलजी था। अब ये जो सेनापति है ना, सहायक सेनापति, वो काफी हरामी था। इसने क्या किया कि नालंदा विश्वविद्यालय को नष्ट कर दिया, इसी बख्तियार खिलजी ने। कुतुबुद्दीन ऐबक को लाहौर में दफनाया गया। कुतुबुद्दीन ऐबक को कहाँ दफनाया गया, तो लाहौर में दफनाया गया। सल्तनत काल की राजकीय भाषा कौन सी थी, तो फारसी थी। कुतुबुद्दीन ऐबक का पुत्र आराम शाह था। अभी आराम शाह, कुतुबुद्दीन ऐबक के मृत्यु के बाद आराम शाह सिंहासन पर बैठा, लेकिन ज्यादा दिन नहीं बैठ पाया, क्योंकि इल्तुतमिश ने उसकी हत्या कर दी। तो वो सिर्फ 8 महीने ही सिंहासन पर बैठ पाया। तो इल्तुतमिश कौन था, तो उसकी बहन का पति था। उसने क्या किया, इसकी हत्या कर दी और खुद सिंहासन पर बैठ गया। तो गाइस, इस तरह से हमारा यहीं पे वीडियो खत्म होता है। वीडियो तो खत्म यहीं पे हो रहा है, लेकिन कहानी यहाँ तक नहीं खत्म हो रही, क्योंकि इसके आगे भी हमारे अगले वंश चालू रहेंगे, जो कि हम अगले वीडियोस में देखेंगे। गाइस, इसको आप लाइक कर दीजिएगा। अगर आप लाइक कर देंगे तो काफी मुझे मोटिवेशन मिलेगा और भी वीडियोस बनाने के लिए। थैंक यू, बाय बाय।